हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 7 हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम लोग करने वाले स्टार्ट एकदम नया चैप्टर जो कि आपके शरीर से संबंधित है। यस बच्चों, बेसिकली हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपके शरीर में चीजें इधर से उधर जाती हैं। सोचने में बड़ा अजीब है, पर यस, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हमारे बॉडी में ब्लड क्यों फ्लो होता है। आई नो कि सब बहुत सारे बच्चे लोग पहले से जानते होंगे क्योंकि वो पढ़ के आ चुके हैं, या फिर जिनको नहीं पता। पर जो कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। कभी सोचा है कि दिल क्यों धड़कता है। कभी सोचा है कि हम लोग फेफड़ों से डायरेक्ट श्वास कैसे ले लेते हैं, है ना। और बच्चों, ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, किसी ने नहीं सोचा होगा अब तक। खाली पीली हाँ फेफड़े होते हैं, श्वसन में के काम आते हैं, है ना। गुर्दे होते हैं, रक्त को छानने के काम होते हैं। लेकिन कभी सोचे हो कि क्यों है भाई हमारे शरीर में ये सारी चीजें, जरूरत क्या है। नहीं सोचो। तो आज की जो क्लास है ये बेसिकली हम लोगों की, ये क्लास के अंदर ना आज हम जानेंगे कि रक्त, हृदय, ये जो इतना सारा सिस्टम हमारे शरीर में है, इतनी सारी नसें है, क्यों, काय के लिए, है ना। सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो आज ओनली ब्लड यानी कि रक्त पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपका हृदय एंड उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि उसके साथ में जो फुसफुस, सिरा, फुसफुस, धमनी आप लोग पढ़ोगे, अभी आने वाली है वो। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए बनी है। तो ये हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? शुरू करें? पक्का कर लेते हैं भाई। अगर आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं। तो आपको बता देती हूँ, सबसे पहली चीज ये चैप्टर में हमको पढ़ना है परिवहन। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आप लोगों ने परिवहन सुना होगा, समझा होगा। उसका मतलब होता है बेटा कि जो गाड़ी, बस, ये जो चलते हैं उसमें आप लोग ट्रेवल करते हो, उसको परिवहन बोलते हैं ना। बस परिवहन का साधन है, यही बोलते हैं, है ना। अरे हम लोग यही बोलते हैं कि बस परिवहन का साधन है। पर बेसिकली बच्चों ऐसे ही शरीर में परिवहन होता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है परिवहन। जानते हैं बेटा ये शब्द का मतलब क्या है। परिवहन मतलब अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है बेसिकली इसको हम लोग सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मानव तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन। सो पदार्थों का परिवहन का तात्पर्य होता है, कहाँ है हमारा पेन, चलो देखते हैं, एक सेकेंड, यस, हाँ। तो पदार्थों का परिवहन दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में जितने भी पदार्थ है, ऑक्सीजन हो गया, है ना, चाहे कोई पोषक तत्व हो, इन्हें शरीर के अन्य अंगों तक लेकर जाना और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, इन सभी को बेटा इधर उधर करना यानी लाना ले जाना करना ही पदार्थों का परिवहन है। बेसिकली परिवहन का तात्पर्य होता है कि भोजन, पोषक तत्वों, है ना, भोजन, या आप लोग उसको बोल सकते हो भोजन के पोषक तत्वों, पोषक को पोकक लिख रही थी मैं, ओके। तो भोजन, पोषक तत्वों तथा उत्सर्जी पदार्थों को, है ना, मतलब आपको आप ऐसा लिखो जरा शांति से कि मेरे पास में एक प्रकार से भोजन के पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, इत्यादि को शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाना और उत्सर्जी, यानी कि क्या होता है बेटा, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थों यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर लेकर जाना। ETC परिवहन का काम यही है।
भोजन के पोषक तत्वों, एग्जाम्पल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेशे, जल इत्यादि, ये सारी चीजें, ऑक्सीजन इत्यादि को आप शरीर में ग्रहण करते हो। सबको पता है, खाना खाते हो, सबको पता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, तो करते क्या हो, इसका अचार डालोगे? नहीं, इसको हम लोग शरीर के अन्य हिस्से, यानी ऑक्सीजन शरीर के अन्य हिस्से, आपके हाथ, दिमाग, पैरों, है ना, अन्य जगहों तक जाता है। तो ऑक्सीजन का अलग काम है। हम लोगों ने श्वसन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऑक्सीजन दैट मीन्स हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन भोजन को दहन करता है, भोजन का दोहन करता है। देन बच्चों, हमारी कोशिकाएं जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन का दोहन करती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। दैट मीन्स हमको ये बात समझ पड़ गई थी कि ऑक्सीजन से ही ऊर्जा हमको मिलने वाली है, इसीलिए बॉडी में ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करना, है ना, आपकी ऑक्सीजन को, पोषक तत्वों को शरीर के एक एक छोटे से छोटे हिस्से, इवन आपके बच्चों जो सिर के बालों की जो जड़ें होती है वहां तक पहुंचाने का काम ही क्या होता है? परिवहन है। सेम अब वहां पर अगर कोई, मान लो शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पसीना हो गया, है ना, आप लोगों का बेटा पेशाब हो गई, या आप लोग बोल सकते हो कि मल हो गया, इत्यादि को शरीर से बाहर भी निकालना है। तो लाना, ले जाना, शरीर के अंदर लेकर आना, कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका से वापस से आपके बेटा उत्सर्जी अंगों तक लेकर के जाना, दैट्स कॉल्ड, आपका शरीर में ये सब चीजें परिवहन के अंतर्गत आती हैं। अब बच्चों, ये परिवहन हम शुरुआत करते, सबसे पहला परिवहन अगर आप देखते हो तो वो होता है मानव परिसंचरण तंत्र। ये मानव परिसंचरण तंत्र क्या है? परिवहन के लिए सबसे बड़ा कोई तंत्र अगर हमारे शरीर में है तो वो है मानव का परिसंचरण तंत्र। ये तंत्र आपके शरीर में 3 चीजों से मिलकर बनाता है। पहला होता है आप लोगों का, फर्स्ट जो है वो है रक्त। जी बच्चों, रक्त जिसका काम होता है पदार्थों को लाना ले जाना, पदार्थों को लाना ले जाना। ये बेटा अपनी भाषा में लिख रही हूं मैं, इसको पेपर में मत लिख कर आना, मैं आपको बस बता रही हूं कि रक्त क्या करता है। दूसरा, रक्त वाहिनियां, अब रक्त को लेकर ले जाना, रक्त को लाना ले जाना, है ना, रक्त को बेटा जो जगह देती है, रक्त को क्या करती है? रक्त जिसमें प्रवाहित होता है, आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो कि जिसमें रक्त प्रवाहित होता है ना। रक्त बेटा, रक्त के अंदर क्या होता है? पदार्थ है, तो पदार्थों को कैसे बहाया जाएगा? जिसमें रक्त बहेगा, है ना। और भाई अपने तीसरे नंबर पर आते हैं सबसे बड़े वाले जी, और वो है हृदय। मानव हृदय का काम होता है बेटा बेसिकली पंप करना। पंप करके ये क्या करता है बेटा? रक्त को पूरे शरीर में भेजता है ना। रक्त को क्या करता है बेटा? पंप करके रक्त को पूर्ण शरीर में भेजने का काम करता है। पूरे शरीर में रक्त को अगर कोई कहीं भेजता है, या बेटा रक्त को जो इधर उधर करने का काम होता है ना, कि बेटा खून इधर चले जा, खून उधर चले जा, उसका काम है बेटा, किसका काम है ये काम होता है हृदय का। हृदय का काम होता है पंप करना, ये बेसिकली पंप करता है। वन बाय वन हम तीनों को समझेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि परिसंचरण तंत्र कैसे बनता है और क्यों जरूरी है। अब बच्चों आपको मैं बताती हूं कि बेसिकली मानव परिसंचरण तंत्र क्यों नीडेड है, क्या जरूरत है इसकी। तो आप एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा बच्चों, शब्दों में बोल रही हूं, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। मानव परिसंचरण तंत्र पदार्थों और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, नथिंग मोर देन दिस। बस सिंपल, मानव परिसंचरण तंत्र सिर्फ पदार्थों और ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है अन्य कोशिकाओं तक। और
अन्य कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम, मतलब शरीर के उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम भी इसी का है। अब ये क्या बोला मैंने, बिल्कुल समझ नहीं पड़ा होगा, मुझे पता है, क्योंकि एकदम से पढ़ने नहीं पड़ेगा चैप्टर, आपको 1 बाय 1 सबके बारे में पता करना पड़ेगा। बेटा ये आप लोगों के क्या होते हैं, परिसंचरण तंत्र है, जिसके अंदर के 1, 2, 3 ये तीनों हिस्से क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी पदार्थ है ना, पदार्थ यानी कि वही आपका भोजन के पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि, तो इन पदार्थों को है ना शरीर के विभिन्न अंगों तक लाना, ले जाना, है ना, लाना और अपशिष्टों को ले जाना। तो पदार्थों को लाना, इसमें लिख लीजिए, पदार्थों को लाना और अपशिष्टों को ले जाना। ठीक है, तो ये दोनों ही काम बेटा किसके होते हैं, परिसंचरण तंत्र के होते हैं। अब 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। आज सबसे पहले मानव परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या है, क्यों है, कैसे है और काय को नीडेड है, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, ब्लड क्या है, रक्त क्या है, खून क्यों जरूरी है। तो बच्चों खून बेसिकली एक प्रकार का ऐसा तरल पदार्थ है या द्रव है जो कि रक्तवाहिनियों में बहता है। नो डाउट यार, बहेगा कहां पर, रक्तवाहिनियों में। यह पाचित भोजन, अब जरा मैं जिस चीज को अंडरलाइन करवा रही हूं बेटा उस चीजों पे फोकस कीजिए। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत से अवशोषित करके, हम सभी जानते हैं बेटा पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास में ये है ह्यूमन का, बच्चों मानव शरीर का पाचन तंत्र, ये आमाशय हो गया। अब बच्चों आपका ये आमाशय है ना, ओके ठीक है। अब बेटा आमाशय के अंदर ऐसी ऐसी ढेर सारी गूंथी हुई क्या होती है, छोटी छोटी आंतें होती है। तो बेटा ये जो आंतें होती है काफी सारी एकदम बिल्कुल इस तरीके से होती है। तो इस आंतों के अंदर क्या होता है बेटा, इन आंतों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी झिल्लियां होती है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल दीर्घरोम कहते हैं जिसको। और ये दीर्घरोम होते हैं बिल्कुल एकदम उंगली के जैसे, इस तरीके से उंगली के जैसे, है ना। तो बेटा ये कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से सीलियों जैसे पूरी की पूरी छोटी आंत में रहते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें बेटा मान लीजिए यहाँ पर कोई पोषक पदार्थ बहते हैं, तो वो पोषक पदार्थ इनके द्वारा अवशोषित होकर के सीधा खून में मिल जाते हैं। और जैसे ही ये खून में मिलते हैं वो बच्चों शरीर के अन्य भागों तक के पहुंच जाते हैं। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आपके पास में क्या होते हैं, दीर्घरोम कहते हैं इनको, हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, कई लोग इसको रसांकुर भी कहते हैं। तो ये रसांकुरों का काम होता है भोजन को अवशोषित करना एंड फिर उसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, और ये हम लोग पाचन तंत्र में जान चुके हैं। तो बेटा रसांकुरों के द्वारा जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लूकोज, ये सारे के सारे पदार्थ वहां अवशोषित होते हैं और शरीर के अन्य भागों तक के क्या करेंगे बेटा, इसको लेकर के जाया जाता है। फर्स्ट चीज तो रक्त का काम होता है पोषक तत्वों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। नंबर दूसरा, ये बच्चों फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त की कोशिकाएं ही क्या करती है बेटा, आपकी रक्त ही जो होता है वो ऑक्सीजन को अन्य कोशिकाओं तक लेकर के जाता है ना। मैं आपको बता चुकी हूं कि फेफड़ों से जो आप लोग श्वसन के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन इकट्ठा करके रखते हो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन बच्चों कोशिकाओं तक के लेकर के जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। क्लियर? यस। रक्त एक ऐसा द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित यानी कि होती है। और बेटा रक्त का तरल भाग जो होता है इसे प्लाज्मा कहते हैं। और अगर आपको प्लाज्मा याद नहीं आ रहा हो तो लेट मी रिमाइंड यू फर्स्ट,
कोविड के टाइम पर आप लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन के नाम के बहुत चीजें सुनी थी बेटा, कि कोविड के नाम पर एक प्लाज्मा करके लिक्विड था, ये खून से निकाला था और बहुत लोगों ने डोनेट किया था। और ऐसा कहा जाता था कि प्लाज्मा डोनेट करने वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी कोविड से रिकवर हो जाते हैं ना, कुछ लोग को बीमारी होती है वो ठीक हो जाते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये ऐसा रक्त का तरल पदार्थ था जिसमें बच्चा क्या होता है कि कोविड रिकवरी वाले बंदे लोगों ने क्या किया, प्लाज्मा को डोनेशन करना शुरू कर दिया। जैसे कि खून को डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे प्लाज्मा डोनेशन शुरू कर दिया। प्लाज्मा जैसे डोनेट किया बच्चों, तो प्लाज्मा को जब अन्य व्यक्ति के शरीर में डाला गया जो कि कोविड फेस कर रहा होता है, कोविड से बहुत बुरी हालत में होता है, तो बेटा वो प्लाज्मा जो है उस बंदे के शरीर में जा करके प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न करता है और वो कोविड से रिकवर होने लगा था। तो ये चीज आप लोगों ने कोविड वाले सिस्टम में जरूर देखी होगी प्लाज्मा के बारे में। तो यही वही प्लाज्मा है बेटा जो आपके ब्लड का लिक्विड फॉर्म होता है और ये लगभग 60% भाग कवर करता है। बेटा प्लाज्मा जो होता है वो आपके ब्लड में 60% प्रेजेंस होती है प्लाज्मा की, यानी कि आपका जो रक्त द्रव रूप में होता है वो इसी के कारण होता है ना। बाकी सारी 40% रक्त की कोशिकाएं होती है, बाकी की सारी 40% आप लोगों की रक्त की कोशिकाएं है बेटा। ओके ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बड़ी बात किसकी, रक्त की। तो रक्त बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाएं और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा द्रव भाग है, येलो कलर का होता है, ये बेसिकली पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है बेटा ये कैसा होता है मैं आपको लिख देती हूँ। प्लाज्मा का जो रंग होता है तो यह रंग पीला होता है। ओके नेक्स्ट, अब बेटा बात करते हैं रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जनरली सबसे पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं। अब बेटा आप लोग बोलोगे मैम लाल रक्त कणिकाएं, अरे नाम से समझो रेड ब्लड सेल्स है ना। हिंदी आजकल किसी को समझ में नहीं आती, सबको अंग्रेजी पल्ले पड़ती है। तो ये होती है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। देन बच्चों सेकंड नंबर पर होती है आप लोगों की WBC यानी कि बच्चों इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। गाली मत समझ लेना इसको है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं है ना। WBC RBC करने लगूं तो इसको गाली मत समझ लेना कि मैम कोई गाली बकरी हमको है ना, ऐसा मत बोलने लग जाना रे भाई साहब, बता दे रही हूं मैं है ना। WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल है ना, लोग इसी का यूज करते हैं आजकल के जमाने में। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, W बोल रही हूं मैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब क्या बोलते हैं WBC RBC है ना, सब यही वर्ड यूज करते हैं। आपको भी ऐसे सीखना पड़ेगा ठीक है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं वर्ड RBC और WBC। आप सभी को ये वर्ड्स याद रखना पड़ेगा बच्चा। ये आप लोगों को याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है ना, कि W फॉर व्हाइट, रेड फॉर रेड। तो ये दोनों कणिकाएं यानी कि ये रक्त की कोशिकाएं है। एंड द थर्ड वन इज बच्चों पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको हिंदी में पट्टिकाणु और अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेटलेट्स। बायोलॉजी में बच्चा जनरली क्या होता है, हम अधिकांश शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी में इतना पल्ले नहीं पड़ता। जो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लोगों को हिंदी विंदी नहीं आती, अंग्रेजी में पढ़ बकर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जनरली जो मोस्टली चीजें हैं वो सारी की सारी अंग्रेजी में ही हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करती है। और चूंकि मेडिकल फील्ड ऐसी है ना कि बेटा पूरे होल वर्ल्ड वाइड में एक जैसी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, मैं इंडिया का डॉक्टर हूँ और मैं कहीं और जाकर के इलाज कर रहा हूँ, तो भाई वहां के लोगों को भी वो चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए एक जनरलाइज लैंग्वेज इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है मेडिकल फील्ड में। दैट वाज ओनली द रीजन कि हम लोग मेडिकल फील्ड में इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
तो बेटा ये हो गया पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, आपके WBC और RBC, ये 3 ब्लड सेल्स आप लोगों की पाई जाती है। अब 1 बाय 1 इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि है क्या ये, है ना। शुरू करते सबसे पहले बेटा, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन लाल ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। तो बेटा जो RBC होती है उसके अंदर जो कलर होता है इसका रेड होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है। इसका क्वेश्चन हमारी जो पहली है उसका क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई रक्त का कलर लाल क्यों होता है। एक्चुअली बेटा ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है ये देती है रक्त को रेड कलर। अब रेड ब्लड सेल्स का जो लाल रंग होता है, लाल रंग कैसे होता है, ये लाल रंग आता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब ये जो लाल कलर है, जो लाल रंग है, वो आता है एक वर्णक जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक होता है जो अपने साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेके चलता है बेटा। ये यही है वो लाल रक्त कणिकाएं, ये है वो रेड ब्लड सेल जो पदार्थों का परिवहन करती है बेटा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थों का परिवहन कौन सी कणिकाएं करती है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पदार्थों के परिवहन में लाल रक्त कणिकाओं का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पदार्थों के परिवहन में लाल रक्त कणिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेटा रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन कुछ ऐसा होता है, ये हीमोग्लोबिन बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और बेटा एक मॉलिक्यूल, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ये आप लोगों की रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि ऐसी दिखती है लाल रक्त कणिकाएं। और ये लाल रक्त कणिकाओं के अंदर बेटा ऑक्सीजन जो है वही हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर जकड़ लेता है और ऐसे ऑक्सीजन फ्लो होते होते आपके शरीर के अन्य हिस्सों तक जाती है। तो बेटा ये लाल रक्त कणिकाएं कुछ इस प्रकार से शरीर के अंदर प्रवाहित होती हैं। ओके, यहां तक चकाचक, टकाटक, क्लियर। अरे भाई कुछ बोलो, हानि कुछ तो बोलो बेटा, है ना। ओके बढ़िया। अब बारी आती है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स बच्चों जनरली आप लोगों के व्हाइट ब्लड सेल्स के पहले मैं आपको RBC के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा कि बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि लिखने के लिए RBC क्या करती है, तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं जिसको अपन लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ये होती हैं जिनमें एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। यही जो है ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और फिर कोशिकाओं तक परिवहन करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं हीमोग्लोबिन ब्रो हमारा क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन है ना, जो आप लोगों का हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ करके शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का कलर लाल होता है। बेटा आप लोगों ने सुना होगा जब भी कभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, डॉक्टर बड़े परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं जब वो प्राप्त करते हैं कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बड़ा कम है ना। तो हीमोग्लोबिन के कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो बेटा बेसिकली जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है वहां पे उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक शरीर में बच्चा जो भी खाना है, जो भी कोशिकाओं में भोजन है वो पचेगा नहीं। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है तो भोजन कहां से पचेगा। तो एक तरीके से आपने देखा होगा जो कम खून, जिसमें खून की कमी होती है, उसको जनरली बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कि भाई उसको खून की कमी है। वो खून की कमी नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसके कारण आपके शरीर में सूजन या फूल आप फूले से दिखने लगते हो ना, हल्का सा मोटे से दिखने लगते हो। तो दैट्स द ओनली रीजन, है ना। तो बच्चा ये प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही कलर रेड होता है। ओके, तो ये थी बात किसकी, लाल रक्त कणिकाओं की। अब बारी आती है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका। इसको बेटा हमारी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने सुना होगा
हमारी शरीर की एक इम्यून सिस्टम होता है। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इम्यून सिस्टम। क्या होता है इम्यून सिस्टम? इसको बोलते हैं बेटा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता? दैट मीन्स बच्चों कि आपके शरीर में एक ना ऐसी सेल्स होती है जो कि आर्मी सेल्स होती है। ये बिल्कुल लड़ाकू होती है ना। इनको जब भी लगता है कि हमारी टेरिटरी में कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो बोलती चल निकल, तो ये जाती है और बिल्कुल आर न पार और वो खा जाती है। बिल्कुल बच्चों, WBC यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनका काम ही होता है कि जो भी इन्हें भोजन मिला सड़ ये खा जाती है। बेसिकली होता ये है कि रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें हम लोग श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बेसिकली बच्चों, मान लीजिए आपके शरीर में कई बारी होता है कि कुछ अन्य जीवाणु, लेट्स बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सबको कोविड हो रहा है तो कोविड का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं सर्दी खांसी का। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जब पहली बार आपको सर्दी खांसी हुई होगी तो नाक से बल्ब बह रहा होगा और कभी खत्म ही नहीं हुई है ना। और उसके लिए फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। जब आपने दवाई ले ली तो दवाई लेने के बाद अगली बार जब सर्दी खांसी होता है बच्चों, तो आप लोगों को सर्दी खांसी के लिए कभी दवाई नहीं लेनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अरे यही होता है ना, जब भी सर्दी खांसी होती है शुरू में तो लगता है अरे यार नाक बंद हो रही है, कुछ हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और फिर अगले दिन बोलते हो अरे यार अब तो ठीक हो जाएगा। मेडिकल क्या ही डॉक्टर के पास में जाए सर्दी खांसी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी जो बेटा WBC, जो आप लोग जो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो बेटा, ये व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसी होती है कि इनकी टेरिटरी में अगर कोई अन्य बंदा आ गया, कोई जीवाणु आ जाता है, कोई रोगाणु आ जाता है, तो ये बेटा वो सेल्स क्या करती है, इसको कवर अप करके इसे यहीं पर नष्ट कर देती है। और नष्ट करने के बाद बेटा आप लोग वो ठीक हो जाते हो। पर कई बारी ऐसा होता है, मतलब जब आप बीमार पड़ते हो तो क्या होता है बेटा, आपके शरीर की WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाती है। तो जब आप ठीक नहीं होते हो तो इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको देते हैं दवाइयां, और उससे फिर आप लोगों की WBC मजबूत होती है एंड फिर से इनसे लड़ाई करती है और फिर इन्हें नष्ट करती है और आप ठीक हो जाते हो, है ना। तो ये होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब बच्चों अगला है प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु। 3rd नंबर पर है बेटा पट्टिकाणु। लेट मी ओके, यहाँ पे नहीं लिखती हूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ। 3रे नंबर पर आती है आपकी पट्टिकाणु। अब बेटा पट्टिकाणु जो है वो 3री प्रकार की कोशिका है। पट्टिकाणु जनरली यूज की जाती है रक्त के थक्के को बनाने में। यानी कि भाई अगर आपको पता है कि जब आपके शरीर में कहीं कट लग जाता है, कहीं चोटिल हो जाते हो आप लोग, चोट लगने के बाद आपको एक बात तो पता है कि जब आपको चोट लगता है बेटा तो आप क्या ट्राई करते हो? आप ट्राई करते हो कि उसको फूंक मारते हो। फूंक क्यों मारते हो? ताकि बेटा फूंक मारने पर आपकी जो भी खून है वो जम जाए, है ना। खून का थक्का बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो? इसको फूंकते हो। मैं तो यही करती हूँ, ऐसे जब भी कुछ कट लग जाती है तो सर फूंकने का क्यों, क्या रीजन है, क्यों हम लोग ऐसा फूंक मारते हैं उसके ऊपर? रीजन बेटा बहुत सिंपल है। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे हम लोग पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। बेसिकली बच्चों जो फूंक मारने वाला, कहाँ गया फूंक मारने, हाँ, तो ये जो फूंक मारने वाला जो लॉजिक है इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है, और वो रीजन ये है कि जब भी हम किसी चीज को फूंक मारते हैं बेटा, तो फूंक मारने से क्या होता है, अब आपको एक लेयर बताती हूँ, चीज बताती हूँ। ये मान लो बेटा आपके शरीर में फ्लो होता ब्लड है, ये मान लीजिए आपके शरीर में बहता हुआ रक्त है। तो रक्त जब बहता है और अचानक से कोई बच्चों कट लग जाता है तो वहां पर उपस्थित जो भी स्क्रीन होती है, जो भी कोशिकाएं है वो डैमेज हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, कट लगना मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं। कट लगना या बेटा आपका चोटिल हो जाना, दैट मीन्स कि आपके शरीर की उस हिस्से की
कि जो कोशिकाएं है बेटा, वो कोशिकाएं क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अगर भाई कोशिकाएं यानी कि आपके शरीर के, मान लो यहाँ कट लग गया तो वहां की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और जब खून बहता रहता है तो उसको लगता है यार यहाँ पे तो गैप है। अरे भाई जब यहाँ पे वो बहेगा तो उसको लगेगा ना यहाँ तो यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई उसको लगता है कि कुछ इश्यू है। फिर क्या होता है, इसमें पाई जाती है छोटी छोटी सी प्लेटलेट्स, है ना, रक्त में पाई जाती है बहुत छोटी छोटी सी प्लेटलेट्स। तो वहां से अब खून बहता है। आपको पता है जब चोट लगेगी तब खून बहता है। तो बेटा जब खून बहना प्रारंभ होता है वहां से, तो ये जो प्लेटलेट्स है वो धीरे 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 यहाँ पर नेटवर्क बनाती है, धीरे 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 क्या करती है, एक दूसरे से इकट्ठा होके हवा की उपस्थिति में जमने लगती। क्या होता है बेटा, ये प्लेटलेट्स ने यहाँ पे एक तो बिल्कुल ऐसा नेट बनाती, जाल बनाती है ना, और वो जाल के अंदर क्या होता है बेटा, ये प्लेटलेट्स का काम होता है ऐसा नेट तैयार करना। और जैसे ही ये हवा की उपस्थिति में आता है ना, आप लोग फूंक मारोगे तो हवा लगेगी इसको, तो हवा जब लगती है तो क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होती है वहां जाकर के जम जाती है। तो बेटा ये प्लेटलेट्स क्या करी, नेट बनाई। अब आपकी यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है बेटा, वो खून जो होता है वो धीरे धीरे फंसने लग जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वो खून आप लोगों का फंसने लग जाता है और वो जगह इस तरीके से रिकवर होती है। अब यहाँ पर जम जाती है आपकी रक्त कणिकाएं जो भी बह रही थी। तो बेटा यहाँ पर अब एक पूरी तरीके से एक बॉर्डर बन जाती है, एक ब्लॉक कर देता है ताकि हमारा रक्त फ्लो ना हो और बाकी का रक्त इस तरीके से बहता रहता है। और फिर हमारी जो भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो धीरे 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 आपस में भरने लगती है और हमारी चोट ठीक हो जाती है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, है ना। तो बेटा ये है, ठीक है, क्लियर, यस। तो इस तरीके से आप लोगों के शरीर में क्या होता है बच्चा, जनरली कोशिकाओं का कहीं पर अगर आपको चोट लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हील होने लगता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब बच्चों आप लोगों की छोटा सा होमवर्क है, बेटा अगली कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रक्तवाहिनियां, है ना। हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रक्तवाहिनियां एंड एक सेकेंड, है ना। और बच्चों रक्त वाहिनियों के साथ साथ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हृदय। ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। पर बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज जस्ट डू दैट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त के कार्य लिखिए। बहुत 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 आईएमपी क्वेश्चन है ये, रक्त के कार्य। बेसिकली बच्चों ये जो रक्त के कार्य है ये इतना टफ है नहीं जितना बच्चे लोग समझ लेते हैं। बच्चे लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं कि मैम रक्त के कार्य क्या लिखे। अगर आपसे मैंने बोला बेटा रक्त के कार्य लिखने के लिए, तो सबसे पहली चीज आपको सोचनी है कि रक्त कौन सा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, हर एक का काम कर लो। हमारा रक्त जो होता है पदार्थों का परिवहन करता है, रक्त जो होता है वह रोगाणुओं से रक्षा करता है, रक्त जो होता है थक्का जमाने में मदद करता है। इतनी सारी चीजें आप लोग इकट्ठा लिख सकते हो, पर बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं काहे। तो बच्चों अब मेरा होमवर्क है कि आज जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आप सभी को रक्त के कार्य लिख करके लेकर आना है। और बच्चों ये आपके नोट्स में आपको प्रिपेयर करना है। मुझे पता है, आई नो दैट कि अगर आप नहीं करोगे तो भी मतलब इट काइंड ऑफ बच्चों थिंग है कि हमने इतनी सारी मेहनत करी है पर सब वेस्ट, है ना। तो जो हमने आज पढ़ा है उससे चूज करो, ढूंढो और रक्त के कार्यों को अपनी कॉपी में लिखो। मिनिमम 5 पॉइंट बनाने की कोशिश करना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 7 हिंदी मीडियम चैनल पर। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र में मानव परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धमनियां और हृदय। बेसिकली हृदय के बारे में आप लोगों को आज की क्लास में पता चलने वाला है कि इसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है कि वो ब्लड को आपके शरीर के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सके। तो चलो बच्चों चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, हृदय में किस प्रकार से पंपिंग हो रही है। और आप खुद सोचिए, आपका छोटा सा हृदय ही है जिसमें अशुद्ध शुद्ध रक्त बेटा ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है। ये बहुत बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हृदय जो है वो पंप करता है और अशुद्ध जो भी आपका खून है वो अलग, शुद्ध खून अलग, कभी मिक्सअप नहीं होता। सोचने वाली बात तो है भाई। चाहे तो ये मिक्सअप भी हो सकता था, हमारी बॉडी में बहुत सारे
विकार उत्पन्न हो जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आप सभी का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आपके रक्त के बाद में जो भी परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग है, जैसे कि रक्त वाहिनियां और हृदय, दोनों ही उसमें क्या होने वाले, इंक्लूड होने वाले। सबसे पहले बेसिकली मैंने आपको कल एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एंड वो होमवर्क था कि बच्चों आपको रक्त के कार्य लिखकर लेकर आना था। तो पिछली क्लासेस के अनुसार आपको ये मैंने होमवर्क दिया था। जस्ट बच्चों उसको नोट डाउन करने के लिए ये मैंने यहाँ पर लाया है कि अगर आपको लगता है कि मैम ये होमवर्क हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा मैं इसको लिखकर इसलिए लाई हूँ बिकॉज दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बारी हर बारी पूछा जाता है। सिंपल, मैंने आपको कहा था कि रक्त के जो कार्य होते हैं उसमें आपको तीनों आपके रक्त कणिकाओं के कार्य लिख देना है। नंबर 1, रक्त आपके शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, नो डाउट, है ना। रक्त आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है, शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, और आपके पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उसको बेटा बाहर करने के लिए फेफड़ों तक लेकर के आता है। देन रक्त पोषक पदार्थों और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ हमने देखे थे कि पाचन तंत्र के माध्यम से सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करके वो क्या करता है, शेयर करता है अन्य अलग अलग कोशिकाओं में अगेन। और फिर बच्चों उत्सर्जी पदार्थों को हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र में कि रक्त का पृथक्करण होता है और मूत्राशय से पूरा उत्सर्जित अन्य हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको कल बताया था या पिछली क्लास में समझाया था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक तंत्र निर्माण हो जाता है, जिसको आप लोग बेटा इम्यून सिस्टम भी बोलते हो। ये तंत्र ऐसा होता है कि बाहर से अगर कोई रोगाणु आया तो उसकी खैर नहीं, ये वाला किस्सा है बेटा यहाँ पर। तो ये बोलता है कि हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने वाले सभी जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करने का काम करता है, और चोट लगने पर रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना, या इसे इजीली कह सकते हो रक्त का थक्का जमाना। ओके, या दिस वन इज अ लिटिल बिट पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले, शुरू करने वाले हैं रक्त वाहिनियां। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा ब्लड की, तो क्या लगता है आप लोगों को कि रक्त इधर उधर जाने का काम करता है, बट बेसिकली किसके माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से। आपके शरीर की जो रक्त वाहिनियां हैं वो शरीर के हर एक कोने, हर एक हिस्से तक फैली हुई है। ये रक्त वाहिनियां क्या करती है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। तो समझो, अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, बॉम्बे जाना है ना, मुंबई बोले ना, बॉम्बे, तो दिल्ली टू बॉम्बे का जो सफर है वो काय से तय करोगे? ऑब्वियस सी बात है, सड़कों से, है ना, या ट्रेन से, हवाई जहाज से। तो बेटा ये जो रास्ता जो देता है ना, रास्ता, तो रास्ता कौन देगा, जाने आने का रास्ता कौन देता है? धमनियां। बेसिकली शरीर को समझो कि मान लीजिए हृदय से खून को जाना है इसके सर्ग तक, हमारे दिमाग तक, तो हृदय से ढेर सारी रक्त वाहिनियां निकलती है, हमारे दिमाग तक जाती है और खून को प्रवाहित करते हुए वो यहाँ तक लेकर जाती है। तो बेटा रक्त वाहिनियां यानी कि रक्त को बहा करके वो शरीर के अन्य हिस्सों तक लेकर के जाती है, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंतः श्वसन यानी कि श्वास को अंदर लेना। अंतः श्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, और उच्छ्वसन का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो अंतः श्वसन मतलब कि होता है बेटा O2 को ग्रहण करना, और उच्छ्वसन का मतलब होता है
CO2 को मुक्त करना। फाइन। तो बेसिक सी बात है बेटा कि जब मैं बात करती हूं अंतः श्वसन की, तो इस टाइम पर ऑक्सीजन की ताजा ताजा आपूर्ति हो जाती है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि ऑक्सीजन किधर जाती है, तो यहाँ बच्चों फेफड़ों में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ आती है? जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में आपकी पूरी की पूरी ऑक्सीजन आती है, तो फेफड़ों में गई। बट बच्चों यहाँ रक्त क्या करता है? इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, लेकिन किसके माध्यम से? वाहिनियों के माध्यम से। यानी कि ये रक्त वाहिनियां ही होती है जो रक्त को प्रवाहित होने में मदद करती है। अगर आपसे कोई पूछे रक्त वाहिनियां क्या होती है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि रक्त को प्रवाहित करने के लिए रक्त वाहिनियां ही मदद करती है। ओके, क्लियर? यस। अब बच्चों रक्त वाहिनियों के बारे में समझते हैं कि रक्त वाहिनियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है बेटा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपके शरीर में उपस्थित रक्त वाहिनियां हैं, जो कि मेनली 2 टाइप्स की रक्त वाहिनियां होती है। लेट मी डिफाइन दिस बच्चों कि आपके शरीर में रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है बेटा, सबसे पहले नंबर पर होती है धमनियां। दूसरे नंबर पर होती है शिराएं। देन बच्चों एक आप लोग लिख सकते हो, आप लोग जब बच्चों जनरली हृदय पढ़ोगे, जब आप लोग हृदय के बारे में पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहां पे हृदय से 4 प्रकार की वाहिनियां निकलती है। मतलब बेटा सिंपल सी बात है कि हृदय के पास में 4 प्रकार की होती है, पर पूरे शरीर में वाहिनियां 2 प्रकार की होता है ना। आप लोग ऐसा लिख सकते बेटा, पूरे शरीर में रक्त वाहिनियां 2 ही प्रकार की होती है। आप पूछोगे मैम ये इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो आप जबरदस्ती का, हमारे शरीर में अलग और हृदय के पास में अलग, दोनों अलग अलग है क्या? नहीं बच्चों, लेकिन होता ये है कि हृदय के पास में जो हमारी ये वाहिनियां हैं, ये वाहिनियां तो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 2 वाहिनी है, एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। लेकिन हृदय के पास में धमनी शिरा मिलाकर के 4 प्रकार की होती है। मैं आपको इसको बेटा बाद में पढ़ाऊंगी, इसको आप लोग अभी से IMP करके स्टार मार्क करके रख देना, क्योंकि जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे तब आपको वहां पे 4 टाइप की वाहिनियों के बारे में पता चलेगा। बट बच्चों आपको बता देती हूँ, धमनियां जनरली होती है शुद्ध रक्त से भरपूर। अब आप बोलोगे मैम शुद्ध रक्त क्या होता है? मुझे पता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है बेटा O2 युक्त ब्लड या O2 युक्त रक्त। यानी कि आपके खून में उपस्थित होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भरा हुआ होना, यानी कि शुद्ध रक्त से भरपूर O2 युक्त धमनियां पाई जाती है। देन होती है शिराएं। शिराएं जो होती है, इनका काम होता है बच्चा कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में उत्पन्न होता है ना, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में उत्पन्न होता है बेटा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त को या बेटा अशुद्ध रक्त से भरपूर होती है CO2, है ना।
तो बेटा अशुद्ध रक्त में कौन होता है? CO2। तो अशुद्ध रक्त CO2 से भरपूर होता है और शुद्ध रक्त जो होता है वो O2 युक्त होता है, यानी कि बेटा उसमें ऑक्सीजन होती है। जनरली धमनिया का कलर जो होता है वो रेड कलर होता है, यानी कि प्योर रेड कलर। आप लोग देख सकते हो बेटा आपके शरीर में पूरी इस तरीके से पूरे के पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है। ये तो सिर्फ मोटी मोटी धमनियां हैं। इसके बाद में ये बच्चों शरीर में बहुत बारीक बारीक शिराएं, बच्चों बहुत बारीक बारीक रेशों में ये रक्त वाहिनियां बदल जाती है और उन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं बहुत बारीक होती है। इवन आपके बाल जो है ना बेटा, ये जो एक बाल है ना, इसको मैं बता देती हूँ आपका, जो आप सिंगल बाल देखते हो ना, तो इस सिंगल बाल के भी से भी पतली होती है वो धमनियां, और वो आपके पूरे बॉडी में अच्छे से बच्चों फैली हुई होती है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो रक्त वाहिनियां है दो प्रकार की है, धमनी एंड शिराएं। धमनी का कलर जो होता है वो लाल रंग की होती है। तो धमनियां कैसी होती है बेटा? लाल कलर की होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि धमनी का कलर कैसा है, तो धमनी जनरली कैसी होती है? लाल खून वाली। और अगर आपसे कोई पूछे कि शिराएं कैसी होती है बेटा, तो शिराएं जो होती है नीले रंग की होती है। क्यों? बेटा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ये बेसिकली ब्लू कलर की होती है, बट आपको ऊपर से ग्रीन दिखाई पड़ती है बिकॉज एक स्किन की लेयर लग जाती है। तो होता यह है कि शिराएं ब्लू कलर की, धमनियां रेड कलर की। क्यों? क्योंकि शुद्ध रक्त से भरपूर, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन है। और शिराएं कैसी होती है? अशुद्ध रक्त से भरपूर, इसमें क्या होती है? CO2 होती है। और ये पूरे शरीर में देखो बेटा इस तरीके से शिराएं और धमनियां रिप्रेजेंट है। इसमें बच्चों बाकी सारे ऑर्गन्स को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ परिसंचरण तंत्र है। ये पूरा बच्चा आपका परिसंचरण तंत्र होता है। इतना क्लियर है ना? चलिए अब बच्चों बात करते हैं धमनियों की। धमनियों में कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का कार्य करती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चूंकि रक्त का प्रभाव, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानना बेटा, कि इसमें होता क्या है कि जो फ्लो होता है धमनियों के अंदर, चूंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, बट सीधा दिल से आपके हृदय से खून निकलता है बेटा। इसमें क्या होता है, जब आपका दिल पंप करता है, तो आपका हृदय जब पंप करता है तो फट 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 इसमें क्या निकलती है? शिराओं, और आपकी जो बेटा धमनी है उसमें खून बहता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। तो होता यह है बच्चों कि चूंकि इसमें रक्त का प्रवाह काफी तेजी से होता है, और आपको पता है कि जहां पर आपके पास में हाई प्रेशर होता है बेटा, तो उधर से बहुत तेजी से निकलती है ना, तो और दाब बहुत तेज होता है। इस कारण से इसकी दीवारें कैसी होती है बेटा? मोटी और लचीली। ये जानना आपको जरूरी है कि धमनियों की जो मोटाई होती है, धमनियां जो होती जनरली वो थोड़ी सी मोटी होती है। धमनियों में प्रवाहित होने वाली रक्त की गति को नाड़ी स्पंद कहते हैं। आप लोग नाप सकते हैं बेटा कि जो भी रक्त की गति है वो स्पीड कैसी है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाड़ी स्पंद। आपने सुना होगा नाड़ी का दर, तो बेटा आप लोग नाड़ी को कैसे नापते हो? ऐसे करके नाड़ी है ना, देखते हो ना, ऐसे करके। इसको मैं आपको बताऊंगी हृदय वाले पार्ट में। आपको बेटा ये वाला जो हिस्सा है, किस्सा है नाड़ी स्पंदन दर, तो बेटा ये सारी चीजें मैं आपको हृदय के बाद पढ़ाऊंगी, है ना। तो आप सभी को इसको अभी बस जान लेना है। ओके चलो अब बच्चों बात करते हैं शिराओं की। शिराओं के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली मैं जो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं जो आपको बता चुकी हूँ उसी को मैंने थ्योरी वाइज लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट होती है नोट्स बनाने की, तो दैट्स वाई बच्चों आप लोग नोट्स बना सके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर सके, तो ये आप लोगों का नोट्स है। तो आप लोग देख सकते हो शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है, श्वसन के दौरान आप सभी बच्चे जानते हैं कि श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो O2 शरीर में जाती है और आपको पता है वहां पर क्या होता है बेटा? भोजन का दोहन होता है। है ना? तो उसमें क्या होता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड
ढेर सारी ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। तो बेसिकली बच्चों ऊर्जा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने कामों में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बात आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक होती है, तो बेटा ये हानिकारक गैस को अब निकालने के लिए क्या करते हैं, ये भी खून में घुलनशील होती है। तो अब बच्चों ये खून में मिल जाती है, और जब खून में मिल जाती है तो ये खून में मिल करके बेटा अब इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो शरीर के सभी अंगों से CO2 को वापस हृदय तक पहुंचाने वाली वाहिनियों को शिराएं कहते हैं। यानी बच्चों अब इसका काम है कि पूरे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कि इसको बाहर निकालना। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, अगर ज्यादा देर तक आपके शरीर में CO2 रहा तो बच्चों डेथ है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि 1 घंटे से ज्यादा अगर आपने CO2 या CO है ना कार्बन मोनोऑक्साइड या बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ग्रहण कर लिया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई बच्चों कि हमें शिराओं की आवश्यकता है। शिराएं CO2 को बच्चों हृदय तक और फिर हृदय से फेफड़े तक ले जाया जाता है, और वाहिनियां फिर वहां से फेफड़ों से बच्चों CO2 को लेती है, बाहर करती है, फिर फेफड़े उसको उच्छ्वसन के दौरान निकाल देते हैं। शिराओं की भित्तियां धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, शिराओं में एक ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते। कभी आप लोग सोचे नहीं हो कि बच्चों एक शिरा से रक्त आ रहा है और धमनी से रक्त जा रहा है। तो धमनी से पूरे शरीर में रक्त जाता है लेकिन शिराओं से आता है। तो बच्चों दोनों ही जगहों पर एक ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो सकता है। इसीलिए बेटा आपके जो भी वाहिनियां होती है उनमें ना क्या होते हैं बेटा, वाल्व होते हैं, ओके, जिसके कारण शरीर में उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाला जा सके, है ना। तो ये होती है आप लोगों की शिराएं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा रक्त के कार्य, हमने सीखा कि आपके पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला हुआ है और ये 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी लाल रंग की शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है जिसमें O2 भरा होता है, और ये O2 युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों तक लेकर के लाया जाता है। देन बच्चों दूसरा जो पार्ट है वो है कि अब भाई हमारे शरीर में उपस्थित श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों क्या होता है, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन को दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज में ले लेते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन जैसी की वैसी रह जाती है। सॉरी, जो CO2 होता है बेटा वो वैसा की वैसा रह जाता है। तो ये CO2 को कोशिका क्या करती है, केशिकाओं में मिला देती है। कोशिका और केशिका अलग होते हैं, आते हैं केशिकाओं पे इस पार्ट पर, फिर बच्चों केशिकाओं में मिल करके वो रक्त शिराओं से होते हुए हृदय तक और हृदय से फेफड़े और फेफड़ों से बाहर पहुंच जाता है। तो इतना हम लोग जान चुके हैं अपने आज की क्लास में। अब बच्चों बात करते हैं कि जो भी आपका रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है बेटा, इसे खोज करने वाले थे विलियम हार्वे करके वैज्ञानिक। विलियम हार्वे जो है बेटा एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब बच्चों ऐसा होता है जाल आपके शरीर में, आपके शरीर के हर एक हिस्से में बेटा, चाहे हाथ हो, पैर हो, कहीं पर भी हो, ये रक्त वाहिनियां आपस में किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ये स्थिति देखिए, इस जगह पर ध्यान से बेटा, आपका नजर नहीं है मेरे को पता है, लेकिन जस्ट नोटिस करो इस जगह पर कि ये जगह ऐसी है जहां पर धमनी और दूसरे पे बेटा शिराएं जो है वो कैसी हुई है, एक दूसरे से चिपकी है। दैट मीन्स बच्चों ये होती है केशिकाएं। केशिकाएं जो होती है बहुत पतली पतली होती है। केशिकाएं बेटा ये जो दिख रहा है चित्र में तो बहुत मोटा दिख रहा है, बहुत पतली होती है। ये बाल के बेटा ऐसे खड़े खड़े 4 कर लो, आप खड़े खड़े बाल को 4 भागों में डिवाइड कर लो, इतनी पतली होती है, सभी छोटी होती है। तो ये केशिकाओं में बेटा आपका आखिरी में सबसे एंड में खून कहीं जाता है तो केशिकाओं में जाता है, और वहीं से बच्चों बाकी की सारी कोशिकाओं में विभक्त होता है, और कोशिकाओं से फिर CO2 इन केशिकाओं में आता है, इन केशिकाओं से फिर शिराओं में, और फिर ये हृदय तक। तो इस प्रकार से ये पूरा आप लोगों का
परिसंचरण तंत्र बच्चों बनता है अगर आप लोग हृदय को इसमें इंक्लूड कर देते हो। तो देखो बेटा, ये है आपके फेफड़े। तो देखो फेफड़े, तो फेफड़े है जिनके अंदर शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त होता है। पर बच्चों आपको पता है फेफड़ों से जब क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 आती है, तो O2 कहाँ जाती है बेटा? हृदय में। सभी लोग ध्यान से चित्र को देखो, क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीजन आती है वो जाती है आपके हृदय में, आपके दिल वाले पार्ट में। आपके हृदय में जाने के बाद ये जो खून है ये शरीर के अन्य हिस्सों तक जाता है बेटा। किसकी सहायता से? धमनी की सहायता से। अब बच्चों जो रक्त शरीर के अन्य हिस्सों तक गया है, वहां कुछ जैव उपक्रम हुए हैं, ऊर्जा उत्पन्न हुई, CO2 निकली। अब बच्चों उन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जो केशिकाएं हैं उनसे होते हुए अब अशुद्ध खून जो है वो वापस से आपके हृदय तक आता है और फिर ये फेफड़ों को जाता है ताकि फेफड़ों से वो अशुद्ध बच्चों पदार्थ को बाहर निकाला जा सके। क्लियर? तो ये था आप लोगों की आज रक्त वाहिनियां। ओके, तो रक्त वाहिनियां बेसिकली क्या होती है? यह खून बच्चों इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का क्लास 7 हिंदी मीडियम चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं हृदय के बारे में। हाँ जी बच्चा, आपके हृदय की फंक्शनिंग कैसे होती है, किस प्रकार से ये आपकी रक्त वाहिनियों से जुड़ा हुआ है और इस हृदय की पंपिंग के कारण पूरा खून शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है ना? यस। सो क्या हम क्लास में बच्चों आज ये जानेंगे कि किस प्रकार से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त हृदय में होने के बावजूद सेपरेट होता है, दोनों कभी आपस में नहीं मिलता। और ये सबसे बहुत बड़ी वाली हमारी हृदय की क्या होती है मतलब खास बात होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हृदय के बारे में, यानी कि हृदय कैसे काम करता है, किस तरीके से हृदय बच्चों पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है। तो आप सभी को इस बातों पे ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हृदय की आंतरिक संरचना से। सबसे पहला चीज आपको हृदय में जो कवर अप करना है वो है हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में बहुत जनरल जानकारी आपको देना चाहती हूँ। हृदय सभी के सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हाँ जी बच्चों, ये फैक्ट बात है। जितने भी जानवर जिनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, उनमें हृदय होता है। शरीर में हृदय का कार्य रक्त को पंप करके रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन करना है, जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और बच्चों हृदय को मानव शरीर का पंप भी कह सकते हैं और ये हमेशा धड़कते रहता है। अब बात करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। बेसिकली हृदय जो होता है वो 4 कोशिकाओं में डिवाइडेड होता है। अगर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये आपका हृदय है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज मैं भी आपको कोई प्रॉपर डायग्राम से नहीं समझा रही हूँ। तो समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं हृदय का निर्माण कर रही हूँ। तो जो हृदय होता है ना, मान लीजिए ये आपका हृदय है, तो बेटा हृदय जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हिस्सा होता है कुछ इस प्रकार से होता है और ये हो गया इधर साइड, और इसी प्रकार से यहां होता है दूसरा पार्ट। ठीक है, जो हृदय है ये आपका मेन पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो कि कुछ मैंने टेढ़ा करके बनाया हुआ है ताकि समझ में आ सके। ये हृदय टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे मैम 4 पार्ट कैसे? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऊपरी हिस्सों की। तो ऊपरी दोनों सिरे होते हैं आलिंद, दाया आलिंद, बाया आलिंद, और नीचे वाले कहलाते हैं नीले। तो ये हृदय टोटली बच्चों ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, आप इस तरीके से हृदय को एक पार्ट और ये बेटा ऐसा होगा टोटल 4 पार्ट्स। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट अलग अलग है और हर किसी पार्ट का अलग ही मतलब है। अब आपको हृदय में समझना है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा
क्या होता है बेटा, हृदय के अंदर बहुत ही अच्छा सा वॉल्व होता है, एक तरीके से ऐसी वॉल्व होती है जो बिल्कुल पतली पतली मांसपेशियों का बनता है। अब होता ये है कि हृदय के अंदर ऊपर आप यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से इसमें शिराएं पाई जाती है। ये होती है शिराएं और यहाँ होती है धमनी, कुछ इस प्रकार से। और धमनी के जस्ट बीचों बीच से निकलती है यहां से फिर से आप लोगों की दूसरी प्रकार की धमनी, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। एंड ध्यान से देखिए यहां पर इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर कुछ इस प्रकार से हमारी शिराएं होती है, फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। और ये पूरा तो नहीं बोल सकते, बट या हमारा कुछ हृदय इस तरीके से बनता है। आप लोग देख सकते हो हृदय के अंदर टोटल 4 पार्ट्स है बेटा। देखो ये ऊपर वाले 2 हिस्से, ये नीचे वाले 2 हिस्से, है ना। यहाँ पर आने वाली 2 बड़ी बड़ी नलियां, ये भी बच्चों 2 बड़ी बड़ी नलियां नीचे से आप लोग देख सकते हो। तो ये टोटल पूरा स्ट्रक्चर आपका हृदय का निर्माण करता है। अब हृदय क्या कैसे बना रहा है बच्चों, इसको हम बेसिक तौर पे समझने का प्रयास करते हैं 1 बाय 1, और इसको मैं आपका डायग्राम बच्चों किस प्रकार से बनाया जाता है इसके ऊपर जल्द ही एक शॉर्ट वीडियो जरूर प्रेजेंट करने वाली हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं हृदय की। तो आप देख सकते हो मैंने कहा था हृदय 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ब्लू और एक ब्लैक आपको रेड पार्ट दिख रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला देखिए जरा ध्यान से, जिसको मैं अलग करने वाली हूँ, पृथक करने वाली हूँ, इसे ध्यान से देखिए, दिस पार्ट। एंड आपको मैं बताती हूं, तो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये तो 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3rd वन एंड दिस वन इज 4th। ओके, तो आपका जो हृदय होता है वो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से आप इधर वाले पार्ट को बेटा क्या बोलोगे, आलिंद। जो मैं आपको यहाँ बताई थी जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट होता है बेटा दाया आलिंद, और इसे कहते हैं दाया निलय। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं बाया आलिंद, एंड जो नीचे वाला है उसे कहा जाता है बाया नीलय। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें लेबलिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं बेटा लेबलिंग, जिसमें आप इसको तीर के निशानों से दर्शा सकते हो। इसे मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जरूर आपको बताऊंगी कैसे हृदय का चित्र बनाया जाता है। जस्ट वेट कीजिए, अभी सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से समझ रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी चीजों को हम ध्यान रखते हैं। तो हृदय में कुछ कुछ चीजें, जैसे बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये होता है दाया आलिंद, दाया नीलय। अब ये पार्ट अलग काम करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, हृदय का ये वाला हिस्सा अलग काम करेगा और ये वाला हिस्सा अलग काम करता है। अब वो कैसे काम करने वाला है इसे हम लोग समझेंगे। पहले बस आपको एक ध्यान से चीज समझनी है, और वो है आंतरिक संरचना। अगर आपको इसकी आंतरिक संरचना समझ में आ गई बच्चा, तो आप लोगों को यह समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि हृदय की संरचना कैसी होती है। आपको बता दूं कि जो आलिंद वाला भाग होता है ये जुड़ा होता है बेटा इन दोनों से, है ना। अब मैं ना एक काम करती हूँ, आपको कलर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो हिस्सा है ये जुड़ा होता है बेटा इनसे, आंतरिक रूप से ये जुड़ा होता है इनसे। यानी कि जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, जो आप लोगों की फुफ्फुस धमनी है, तो इस फुफ्फुस धमनी से, इसको बोलते हैं बेटा फुफ्फुस धमनी। ये जो आप लोग देख रहे हो इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। इसका काम क्या है इसको मैं बताऊंगी 1 बाय 1। समझो पहले बहुत ध्यान से कि ये फुफ्फुस धमनी है और ये भी फुफ्फुस धमनी है, और ये जो रेड कलर की आप लोग देख रहे हो इसे कहते हैं फुफ्फुस सिरा। ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वेट मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूं, फुफ्फुस शिरा। वेरी गुड गाइस। तो ये आप लोगों की फुफ्फुस शिरा जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हो, ये देखो ये लाल रंग कलर वाली, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड एंटर करता है ना। जो फुफ्फुस शिरा होती है और महाधमनी, समझो इसको बेटा, ये होती है आप लोगों की महाधमनी,
और इसे कहते हो महाशिरा। अब वन बाय वन हम सबका कार्य समझेंगे। महाधमनी क्या करती है, महाशिरा क्या करती है। अब बेसिक सा लॉजिक हमको समझना है कि किस प्रकार से ये पूरा हृदय काम करता है बच्चों। बेसिकली हमको इसकी फंक्शनैलिटी समझनी है कि रक्त जो होता है किस तरीके से कार्य करता है। ओके एवरीवन, क्लियर ना। तो हमें बच्चों हृदय की पंपिंग समझनी है, किस प्रकार से वो पंप करके रक्त को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। तो ये तो भाई हमारी लेबलिंग हो गई। अब आपके पास में एक टास्क है और वो टास्क बहुत सिंपल है। जरा अब उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करो कि मैंने कुछ डायग्राम बनाया था जिसमें ये आप लोगों की देखो फुफ्फुस धमनी है, उसके जस्ट नीचे फुफ्फुस सिरा होती है ना, फुफ्फुस सिरा है, उसके जस्ट नीचे बाया आलिंद बाया नील है। एंड मैंने कहा था ये जो त्रिकोण जैसी आकृति बच्चों ध्यान से देखो, ये जो बच्चों वृत्त इंद्रधनुष दिख रहा है आप लोगों को ऐसी थोड़ा सा ऐसा वाला, इसे कहते हैं हम लोग महाधमनी। महाशिरा जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऑल्सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज अगर आप यहां से नीचे से काटोगे तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। देन बच्चों आपके पास में ये है दाया आलिंद और ये है कक्षों के बीच की विभाजन वाली दीवार, यहाँ होती है मांसपेशियां। आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैंक बनाया है, खाली बनाया। बेसिकली ये खाली चीज जो है स्थान जो आप देख रहे हो यहाँ भरी होती है मांसपेशियां। तो होता क्या है बच्चा, अब जरा बहुत ध्यान से समझना, कौन किससे जुड़ा है आपको ये पता करना है। अगर आपको पता चल गया, समझ में आ गया कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किसका भाई बहन है, तो आपको यहाँ से पूरी फंक्शनिंग पल्ले पड़ जाएगी कि हृदय एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहली चीज फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है बेटा आपके आलिंद और नीले से, जिसपे मैं ब्लू कलर को टिक कर रही हूँ वो आपस में जुड़े हुए। सभी लोग ध्यान से देखिए, जिसपे मैंने बेटा ब्लू कलर से गोला बनाया है वो आपस में जुड़े हुए हैं। महाशिरा, दाया आलिंद, दाया नीलय और फुफ्फुस धमनी। इसके अलावा आप बच्चों जिसको मैं लाल रंग से मार्क कर रही हूँ, समझिए वो लाल रंग आपस में खुद से जुड़े हुए हैं और लाल रंग है बेटा फुफ्फुस सिरा, बाया आलिंद, बाया नीलय और महाधमनी। अब मैं ऐसा क्यों बच्चों आपको बता रही हूँ, क्यों नीला और क्यों लाल। अब जरा ध्यान से समझो कि क्यों महाधमनी, फुफ्फुस सिरा, बाया आलिंद आपस में कनेक्टेड है, बाया नीलय आपस में कनेक्टेड है एंड महाशिरा, दाया आलिंद और दाया नीलय ये आपस में कनेक्टेड है विद फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा दोनों में डिफरेंस है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। फुफ्फुस धमनी ये और बच्चों फुफ्फुस सिरा ये दोनों फेफड़ों से जुड़ी है। पहले ही दिमाग में कन्वर्ट कर लो, पहले ही दिमाग में सोच लो, ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, ये दोनों जुड़े हुए हैं फेफड़ों से। दूसरी चीज, बाया आलिंद और बाया नीलय इनके पास होता है शुद्ध रक्त। तीसरी चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि दाया आलिंद, दाया नीलय इनके पास में होता है अशुद्ध रक्त। दैट मीन्स कि इनके पास में अशुद्ध का मतलब होता है CO2 युक्त रक्त। बच्चों इतनी चीज समझ में आ जाएगी तो आपको हृदय ऐसे ही समझ में आ जाएगा। शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 युक्त रक्त। ओके, अब करना क्या है, करना बहुत सिंपल है बेटा, समझो। महाशिरा में मान लीजिए कि आपका कोई भी खून आता है, महाशिरा जो होती है अशुद्ध रक्त वाली, चलो इसको मैं नीले रंग से दर्शाती हूँ ताकि आप बच्चों को पल्ले पड़ सके कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड आपको बताती हूँ वन बाय वन, जरा एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। महाशिरा का काम होता है, आपको पता है शिरा जो होती है उसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त। तो शरीर का अशुद्ध रक्त आता है शिराओं से। शिराएं क्या करेगी, शिरा ये सब शिरा है, ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर में लेकर के आती है बच्चों। ये अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है दाया आलिंद में। बेटा ये दाया आलिंद जो है ये भर जाता है खून से। तो नंबर 1 दाया आलिंद भर गया किससे,
अशुद्ध रक्त से। तो जब यहाँ अशुद्ध रक्त आता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर पतली पतली सी मांसपेशियां बनी होती बेटा, इस स्थान पर जो होती है बड़ी पतली पतली सी मांसपेशियां होती है। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही खून इसमें गुजरा है ना, देखो जरा बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही हृदय से खून जो महाशिरा का खून है उस पार्ट में जाता है, इस हिस्से में जाता है, ये खून ऑब्वियस सी बात है भाई भारी होगा तो पहले नीचे वाला पार्ट भरेगा जिसका नाम है दाया नीलय। खास बात यह है कि अब जैसे ही हृदय पंप करता है, पंप करेगा तो क्या होगा, पुचकेगा यहां से। अरे भाई पंप करेगा तो क्या होगा, यहां से पुचकेगा। तो पुचकेगा तो होता ये है कि ये जो मसल्स है ना, जो ऐसी दीवार जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। पहले जब यहाँ मान लो खून आ रहा है तो पहले खून आते टाइम ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ही खून वापस जाएगा तो उसको ऐसे ब्लॉक कर देता है। तो ऊपर की ओर मतलब खून नीचे तो आ सकता है लेकिन वापस ऊपर नहीं जा सकता, मतलब खून ऐसे आ सकता है लेकिन वापस इधर तो नहीं जाएगा। तो किधर जाता है, ये जाता है आप लोगों के किसके अंदर, देखो बड़ा ध्यान से देखना बच्चा, ये जाता है फुफ्फुस धमनी में। बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये कहां जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। खून आया, दाया आलिंद में गया, नीचे की ओर गया और ये निकला फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी जुड़ी है फेफड़ों से और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्लियर। अरे कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने बाहर कर दिया। एक बार और सिंपल है, महाशिरा से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध खून आता है दाया आलिंद और दाएं नीलय में समाता है। जैसे ही हृदय पंप होगा, ये मांसपेशियां यहां से बच्चों दाया आलिंद को ब्लॉक कर देती, यहां पे दरवाजा बन जाता है। और जैसे ही पंप होता है बेटा तो क्या होगा कि पंप करते टाइम ये खटाक से ऊपर की ओर फुफ्फुस धमनी के अंदर ये ब्लड फुड़फुड़ करके यहाँ पे फ्लो होता है और यहां से खून फेफड़ों से जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब दूसरा प्रोसेस नीलय के साथ बच्चों इस वाले पार्ट में देखो अब क्या होगा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ फुफ्फुस सिरा भी किससे कनेक्टेड है, फेफड़ों से। और जब मैं बात कर रही हूँ कि बेटा ये फेफड़ों से कनेक्ट है, दैट मीन्स कि अब इस सिरा में शुद्ध रक्त आएगा बच्चों। जो लाल रंग से दर्शाया है समझ जाना कि जो बच्चों शुद्ध रक्त है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज फुफ्फुस सिरा का काम है बेटा रक्त को अंदर लेकर के आना। ये शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन को अंदर लेकर आती है बच्चों। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए अशुद्ध रक्त निम्न में से किसमें होता है। ऑप्शन होते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, है ना। तो वहां पर बच्चों आपके पास में दोनों ऑप्शन में से पूछते हैं कि किस में अशुद्ध रक्त जो होता है पाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त होता है फुफ्फुस धमनी में, जबकि शुद्ध रक्त होता है फुफ्फुस शिरा में। ये नोट कर लेना, मैं इसको लिख देती हूं कि फुफ्फुस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा में होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध मतलब कि O2 युक्त, अशुद्ध मतलब कि CO2 युक्त। ओके। अब जैसे ही फुफ्फुस सिरा से यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन युक्त खून आता है, सेम प्रोसेस, दाया आलिंद भरेगा भरेगा भरेगा, ये नीले तक भरेगा और नीले में जैसे ही जाएगा हृदय पिचक पंप करेगा और ये बेटा अब यहाँ से फिर से इसको ब्लॉक कर देता है। और अब जो खून जाएगा वो ऐसे फ्लो हो करके, जरा ध्यान से देखो, नीचे से जरा जाओ तो नीचे से आप अंदर से देखो, ये अंदर से आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है महाधमनी का रास्ता। तो बेटा अब ये जाएगा किसके अंदर, ये जाएगा हमारी महाधमनी से और महाधमनी से जो खून है ये तीनों दिशाओं में निकल जाएगा, मतलब सभी जगह पे जाएगा। तो इस प्रकार से जो खून है वो किधर से किधर आया, पहले यहां से इधर आया और इसके अंदर से होते हुए महाधमनी के माध्यम से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से शरीर में खून जाता है और बच्चों खून की शुद्धि होती रहती है और खून की बार बार ऐसे ही बच्चों हृदय से फेफड़ा, फेफड़े से हृदय, हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में जाते रहता है। दैट्स इट बच्चों, यही है हृदय की कार्य विधि। कार्य विधि यानी कि बच्चों हृदय की संरचना प्लस कार्य विधि। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पेपर में, बहुत आईएमपी है ये, कई बारी पेपर में पूछा जाएगा। ओके।
अब उसी को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा, जरा ध्यान से देखो। ये तीर के निशान बता रहे कि खून इसमें आ रहा है और जाने वाला तीर का निशान बता रहा है कि खून कहां से जाएगा, है ना। तो ये वही चीज है बेटा, इस तरीके से संकुचन होता है और फैलाव होता है ना, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, यही हृदय है और इसी में ऐसा पंप होता है। ठीक है, अब ये है आपका रियल हृदय जो धड़कते रहता है, ये ऐसे धड़कते रहता है ना। जरा देखो बड़ा बहुत ध्यान से, ये इस तरीके से बच्चों बार 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 धड़कता है और यहां से खून पास आउट होते रहता है। क्लियर? ओके, तो ये थी हृदय की कार्यविधि या संरचना। यहाँ पर बच्चों उसी संरचना को मैंने कुछ शब्दों में लिखा हुआ है। हृदय जो है फैलता सिकुड़ता है, जिसके कारण रक्त नलिकाओं में पंप होता है। शरीर के अंगों से रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, इसीलिए अशुद्ध होता है। यह अशुद्ध रक्त हृदय से होकर के फेफड़ों तक जाएगा और ये अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर के वापस हृदय तक आता है और धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाता है और यह प्रक्रिया बच्चों आपकी जिंदगी भर चलते रहती है और इसे ही हृदय की कार्यविधि कहते हैं। अब बच्चों स्पंदन और स्पंदन दर, ये भी कई बारी पेपर में पूछा जाता है। ये वन ऑफ द ऑलमोस्ट आईएमपी है। ये भी बच्चों सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ भी सोचना नहीं है कि हृदय के बच्चों एक बार फैलना है, मतलब हृदय एक बार फैलता है, सिकुड़ता है, तो इसको हम लोग एक स्पंदन बोलते हैं। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्पंदन बोलते हैं। एंड जैसे ही इसको एक स्पंदन खत्म हो जाता है तो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, पर डरना मत, अगर कभी 72 से आगे पीछे हुआ तो कई बारी किसी लोगों का नॉर्मल हार्ट बीट 80 के आसपास होता है और किसी का 60 के आसपास, तो 60, 80, 95 तक चलता है। नो डाउट कई बारी 100 भी हो जाता है, तो इतना हार्ट बीट चलता है आगे पीछे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो या इससे कम हो जाए तो सोचने वाली दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बेटा इसे डॉक्टरी नाड़ी स्पंदन या धड़कन की गति को गिन करके मनुष्य के स्वास्थ्य का पता लगा लिया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हृदय की धड़कन कैसे मापी जाती है। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, इस यंत्र को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ये बिल्कुल एक कुछ इस तरीके का होता है जिसमें बेटा चेस्ट पीस यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको अपनी चेस्ट यानी कि दिल के पास रखा जाता है। चेस्ट पे रख करके मापते हैं डॉक्टर लोग कि भाई क्या होगा इसका हृदय की धड़कन, और ये यहाँ से बेटा आपकी आवाज जो है कानों तक पहुंचती है ऐसे होते हुए, और ये कानों के 2 पीस है जिसमें बच्चों आपको हृदय की धड़कन जोर जोर से सुनाई देती है। तो इससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पंदन दर क्या होती है बच्चों। आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन बहुत पेपर में ये प्रचलित है कि स्पंदन दर क्या होती है। तो स्पंदन दर का मतलब होता है कि एक बार में मनुष्य का हृदय जितनी बार धड़कता है उसे उसकी स्पंदन दर कहते हैं। क्लियर? एवरीवन क्लियर ना? यस। तो ये था बच्चों आप लोगों के पास में आज का क्लास, जिसमें हमने सीखा कि स्पंदन दर क्या होता है। इसे बच्चों नाड़ी के माध्यम से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। आपके हृदय के बच्चों सबसे नीचे यहाँ पर ना नाड़ी आपको पता करनी पड़ेगी। नाड़ी बोले तो आपकी धमनी, तो आप यहाँ पर थोड़े से आपकी कलाई के नीचे, थोड़ा सा बच्चा को टाइम लगेगा ढूंढने में, आपकी सबसे पहले आपको धमनी ढूंढनी है किधर है। नाड़ी जैसे ही मिल जाती है आपको बच्चों वहां महसूस होगी धक 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 धक। क्यों हम उसका यूज करते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर होता है नाड़ी में, तो नाड़ी के हाई प्रेशर के कारण आपको यहाँ पे उसकी बच्चों आपके हृदय की कंपन महसूस होने लगेगी, जो कि आपकी नाड़ी में। 1 सेकेंड रुको, ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है।
पता नहीं अभी मुझे मिल नहीं रही है, उससे वरना मैं भी अपनी कभी कभी नाड़ी देख लेती हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसे ढूंढ सकते हो। तो उसको करने के लिए 1 मिनट में स्पंदन दरों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में व्यक्ति 72 से 80 और अन्य भागों से भी नाड़ी स्पंदन का पता लगाया जा सकता है। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती है और उत्तकों में पहुंचती है और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आया था जिसे बच्चों केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं जो होती बहुत पतली पतली होती बेटा, बहुत पतली पतली ऐसी ऐसी आपकी जो धमनियां होती, जरा देखो हृदय के पास से धमनी इतनी मोटी होती है, धमनी हृदय के पास इतनी मोटी होती है, फिर जैसे जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में आती है वो पतली होते जाती है, वो पतली होते जाती है, वो बहुत पतली होती है और पतली होती है और पतली होती है और फिर बच्चों केशिकाओं में विभक्त जाती है। ये होता है धमनी का क्रम जो आपके शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में बटी होती। तो आज की क्लास में इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की क्लासेस में, जहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं वृक्क के बारे में। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, इसके प्रमुख अंग और किडनी। बेसिकली आप लोगों ने किडनी का नाम बहुत सुना होगा किसी मूवी में, या कई बार सुना होगा कि एप्पल का फोन खरीदने के लिए एक किडनी को बेचना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है और ये कितनी महंगी है, आपको सबको बाय वन बताते हैं बेटा कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे काम जो आपको लगता है बहुत आसान है, वो मोस्टली किडनी के द्वारा होते हैं। फिल्टर करना, आपके खून को शुद्ध बनाए रखना, ये सारे काम किडनी करती है। वो कैसे, आइए आज की क्लास में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसी भी एक उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र ये वे तंत्र होते हैं जो किसी भी ऐसे अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बेसिकली सभी के सभी उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। और जितने भी उत्सर्जन तंत्र के हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बात करते सबसे पहले आपको 2 सेम के बीज दिखाई पड़ रहे होंगे। 2 सेम के बीज, इनका मतलब है कि आप लोगों ने फली तो खाई होगी घरों में, है ना। सेम होता है, इसको आप लोग बल्लर बोलते हो या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो सेम के जो बीज होते हैं बिल्कुल कुछ इस प्रकार से ही होते हैं शेप में। तो ये बीजों की भांति 2 किडनी आपकी पाई जाती है, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में। यह किडनियां आपके खून का फिल्टराइजेशन करती है, यानी कि ये आपके खून को साफ करने का काम करती है। बहुत सारी चीजें आज हम इसमें कवर अप करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र के मेन पार्ट कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, उत्सर्जन क्या होता है बेटा? उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं, जो कि मुख्यतः कुछ इन भागों से मिलकर बनता है। पहला वृक्क यानी कि किडनी, ये जोड़े में एक होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में 2 वृक्क है, 2 किडनी है, इसे एक जोड़ी वृक्क कहा जाता है। फिर होती है हमारे पास में, इन्हें कहा जाता है मूत्र नलियां, मूत्र वाहिनियां। वाहिनियां का मतलब होता है कि यह मूत्र का निर्माण जो हमारे वृक्क में हुआ मूत्र निर्माण है उसे बहाते हुए एक बड़ी सी थैली में, बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती है बट यस ये थैली काफी इनफ होती है, इसे कहा जाता है मूत्राशय। और यह सभी मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जब आप लोगों की कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं और ये पदार्थ बहुत जहरीले होते हैं। बेसिकली आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में बहुत सारा भोजन आप कंज्यूम करते हैं, आपने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स शरीर के लिए हानिकारक है। ये बात सबको पता है कि कोका कोला, स्प्राइट आप लोग पीते हो, तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये सारी की सारी आपकी शरीर के लिए बहुत 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 हानिकारक है। इसका मतलब होता है कि आप लोगों के शरीर के अंदर एक फंक्शन होता है जिससे हानिकारक पदार्थ जैसे कि अमोनिया,
सैचुरेटेड फैट, यूरिया, बहुत सारी चीजें होती, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा नमक, आपने सुना होगा ज्यादा नमक नहीं खाने चाहिए यानी कि लवण। ये सारे बच्चों अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट है जो शरीर को अंदर ही अंदर से खराब करना प्रारंभ कर देते हैं। मान लीजिए आपके खून में कोई खराबी हो गई, कुछ घाव होता है कई बार आपको, और वो घाव जो होता है वह आपके खून में मतलब जो आंतरिक अंदरूनी घाव बोला जाता है, वो जब फटते हैं बच्चा तो वो भी खून में होकर के मिलते हैं, और अगर वो फिल्टर हो गया तो वेरी गुड, पर अगर नहीं हो पाया तो वेरी बैड। तो होता यह है कि ये सभी आपके शरीर को अंदर ही अंदर से खराब करना प्रारंभ कर देते हैं। तो होता यह है कि आपकी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न सभी का सभी अपशिष्ट बच्चा जो निकलता है वे बहुत जहरीले होते हैं, है ना, और इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाला अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। आपसे अगर कोई परिभाषा पूछता है, अगर आपको नोट्स क्रिएट करना है तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि जब भी कोशिकाएं आप लोगों का स्वयं का बच्चों कार्य करती है तो कई सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। उन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना आपका कहलाता है उत्सर्जन, और इसमें जो भी शरीर के आंतरिक अंग पार्टिसिपेट करते हैं वो मिल करके एक तंत्र बनाते हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से नामांकित किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम इसे बना करके दिखाइए, तो चलिए हम उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है आप लोगों की धमनी, और आप देख सकते हो एक शिरा है बच्चा, आप लोगों के पास में एक धमनी है और एक शिरा है, दोनों को इस तरीके से लेंथ में लाइए, आपकी शिरा एक वृक्ष से जाते हुए एंड दिस वन, इसी प्रकार से आपकी जो धमनी होती है ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये वाला पार्ट बन गया। अब यहां से जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि यहाँ से पाइपलाइन जाता है अंदर, देखो यहाँ पर ध्यान से कि आपके पास में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही मिल करके क्या कर रहे हैं, एक गेट बना रहे हैं, एक दरवाजा बना रहे हैं जो कि किधर जाता है, एक दूसरी किडनी के लिए पास होता है। तो आपके पास में एक इधर साइड और एक इधर साइड, अब दो सेम के बीज बनाने कुछ इस प्रकार से, ये बहुत सिंपल है, बच्चे इसको बनाने में बहुत घबराते हैं। देन आपको यहाँ से निकलवाना है दो मूत्र नलिकाएं, और ये होगी आप लोगों की मूत्र वाहिनियां, और ये मूत्र वाहिनियां जो होती है इस प्रकार से एक थैली नुमा आकृति में जाकर के पूरे के पूरे मूत्र को इकट्ठा करती है, ठीक है, और यह आप लोगों का है कहलाता मूत्राशय, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हो, अगर आप लोग बनाना चाहे तो इसको कलरिंग कर सकते हो, इसमें आपका मन है, आपको जैसे कलर करना है आप कलर कर सकते हो, अगर आपको कलर नहीं करना है तो दैट्स फाइन। इसको नामांकित करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नामांकित करने का मतलब होता है हर एक पार्ट को आपको इसके नाम के साथ में लिखना है, जैसे कि इसे हम लोग कहते हैं वृक्क। नाम लिखने का बायोलॉजी में एक तरीका होता है, जिस भी भाग की बात कर रहे हो उसके साथ में तीर का निशान, और यह है आप लोगों की धमनी, यह शिरा है ना, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। नीचे है आप लोगों का बड़ा सा एक मूत्राशय, और मूत्राशय के साथ में आप कह सकते हो कि नीचे होता है रंध्र, और एक और है बच्चों मूत्र मार्ग, जो कि ये है एक जो पाइपलाइन जैसा होता है यहाँ पे छोटा सा, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग।
ओके, तो ये होता है किसी भी एक व्यक्ति के शरीर के अंदर किडनी थोड़ी सी तिरछी हो गई है, बट बच्चों समझो कि ये पूरा सीधा है, ठीक है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इट्स फाइन, बट समझो इसको बनाने का जो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अब होता क्या है प्रोसेस समझिए, आपकी जो रक्त वाहिनियां है बेटा, यहाँ पे जो रक्त वाहिनियां है, जैसे कि ये है आप लोगों की धमनी और ये है शिरा। आपको पता है शिरा में अशुद्ध खून होता है, सबको पता है। तो शिरा में क्या होगा, अशुद्ध खून एंटर करता है, तो यहाँ पे अशुद्ध खून जाएगा और वो किडनी में एक बच्चों छलनी जैसा फिल्टर होता है, लिटरली बिल्कुल छलनी जैसा, और बहुत बारीक छलनी होती है वो, और वो बारीक छलनी में यहाँ पे से खून जाता है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, यू शेप की होती है। वहां से खून बेटा छनता है और छना हुआ खून बेटा इस तरीके से यहाँ से निकल करके मूत्र वाहिनियों में आता है, और जो छना हुआ खून है वो वापस से आपकी धमनी में बनता है, और जो छनके बच्चों जो अपशिष्ट खून निकलता है वो इस प्रकार से आपके मूत्राशय में इकट्ठा होकर के मूत्र मार्ग से होता हुआ रंध्र से बाहर निकल जाता है ना। और इस तरीके से आपकी किडनियां काम करती है। बेसिकली एक कोई भी सामान्य व्यक्ति के 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र निकालता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आपको बता दूं ये यूरिया जो है अगर मात्रा मान लीजिए बहुत ज्यादा होगी, कई बार आपने सुना होगा पथरी, तो पथरी कैसे होती है, किसी के शरीर में जो पथरी होती है उस पथरी के पीछे का मेन रीजन है कि यूरिया की मात्रा का शरीर में बढ़ जाना, या यूरिया का कंसंट्रेशन शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो पथरी जैसे नुकसान आप लोगों को हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपनी डाइट पे। डाइट मतलब आप लोग जो भी खाना खाते हो उसमें आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें यूरिया का उत्पादन कम से कम होता है। एंड बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर एक वृक्क काम करना बंद कर देते हैं और ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में अपशिष्टों की पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति की अधिक दिनों तक के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। बेटा डायलाइसिस आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके अंदर एक वृक्क आपका जो एक किडनी फेलियर हो जाता है। तो आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, पर अगर दोनों किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर आपको सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि यह आपके शरीर में मौत और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के तरह भी काम कर सकता है। अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो बेटा कुछ दिनों बाद वो आपके अन्य ऑर्गन में अपशिष्टों की मात्रा बढ़ा देगा, जैसे कि आपका लीवर एंड अदर चीजें। तो वहां पर जब खून सही नहीं पहुंचेगा, शुद्ध नहीं पहुंचेगा, तो आपके शरीर में अपशिष्ट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ भी डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जंतुओं के बारे में। कुछ जंतु जैसे कि छिपकली, इनके शरीर से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है कुछ ठोस होता है और कुछ द्रव होता है। तो ठोस प्लस द्रव में ये अपने शरीर का अधिकांश भाग जो होते हैं उसे निकाल देते हैं। मोस्टली यूरिया जो होता है लिक्विड फॉर्म में, और इस तरीके से वो अपने शरीर से अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हर किसी सजीव में एक गुण होता है अपशिष्टों को अपने शरीर से बाहर निकालने का, और इस प्रकार से ये सभी परिवहन करते हैं। अब हम लोग अपनी अगली कक्षा में कवर करने वाले हैं बच्चों पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि भाई हम लोगों ने सजीवों में जान लिया कि सजीवों में किस प्रकार से होता है, पादप भी सजीव है, लेकिन पादपों में सजीवों की भांति एक तंत्र अलग होता है बेटा, है ना। हर किसी सजीव में तंत्र अलग अलग होते हैं। किसी में फेफड़ा होता है, किसी में नहीं होता, किसी में त्वचा होती है, किसी की नहीं होती, किसी का त्वचा का कलर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है। तो हम बच्चा पादपों के बारे में जानने वाले हैं हमारी अगली
क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस, कैसे सारे बच्चे। तो भाई आज हम लोग आगे कवर अप करने वाले हैं हमारा जंतुओं एवं जितने भी हमारे पादप हैं उनके अंदर होने वाले परिवहन के बारे में। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है एंड आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। तो भाई हम लोगों ने अब तक ये देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन किसी प्रकार से पूरे खाद्य पदार्थों को इधर से उधर लेकर जाया जाता है। एक परिवहन तंत्र है जो हमारे खून के अंदर क्या करता है, खून को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। तो भाई इतनी कहानी हम सब जान चुके थे। अब हमें जानना है कि भाई पेड़ पौधे किस तरीके से परिवहन करते हैं। यानी आप लोग जानते हो पेड़ पौधों में जीवन है। तो भाई जीवन जीने वाले हर किसी व्यक्ति में, हर किसी जीव में एक सिस्टम होता है कि उसके शरीर का पालन पोषण हो सके, उसके शरीर के हर एक हिस्से तक पोषण मिल सके, है ना। चाहे वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो इल्ली ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा जीव ही क्यों ना हो, हर किसी के शरीर में एक प्रकार का परिवहन तंत्र होता है और वो अलग अलग करता है, अलग अलग होता है, अलग अलग जीव के हिसाब से अलग अलग वैरी करता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर किस प्रकार से परिवहन होता है। देखो पेड़ पौधों के अंदर तो कोई भी खून वगैरह कुछ नहीं होता है ना। हम जानते हैं हमारे शरीर में खून होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को इधर उधर कर लेता है, लेकिन पेड़ पौधों में खून तो नहीं होता। तो ऐसा क्या है जिसके कारण जो पेड़ पौधे हैं वो अपने शरीर में या वो उनके काया के अंदर, काया यानी कि शरीर में चीजों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो आप बच्चों को इतनी तो कहानी पता होगी कि पेड़ पौधे जो है वो पानी को जड़ से अवशोषित करते हैं। आप सभी जानते हो कि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वो क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है। ठीक है, तो भाई पेड़ पौधों की जड़ें पानी का अवशोषण कर लेती है, इसमें किसी को शक नहीं। शक तो भाई ये जो पानी है पेड़ पौधों के अंदर चला तो जाता है, लेकिन आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि पेड़ पौधों में पानी जड़ के द्वारा अंदर हो तो जाता है, लेकिन बाकी हिस्से जैसे कि पत्तियां हो गई, फूल हो गए, फल हो गए, इन तक के किस प्रकार से पूरा पानी और जो खनिज मिट्टी से मिलते हैं वो जाते हैं। तो यही हमको इस पूरे टॉपिक में कवर अप करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार हमारे पास में जो जड़ें होती है ये पूरा पानी तने तक लेकर जाता है ना। जो पानी पेड़ पौधों की जड़ें अवशोषित करती है वो जड़ों से होते हुए आगे ऊपर की ओर जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, तना बोलते हो। तने में कुछ इस प्रकार से सिस्टम होता है, उनको मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो कि तना का जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है कि यही तना क्या करता है, इस पानी को जो अवशोषित किए मिट्टी में घुले हुए कुछ खनिज जैसे कि जो पेड़ पौधों की वृद्धि विकास के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जरूरी होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पोटेशियम, नाइट्रोजन, है ना, इत्यादि पेड़ पौधों को बहुत जरूरी होता है। सो बेसिकली ये पेड़ पौधे जमीन से जल के माध्यम से घुल मिल के क्या करते हैं, जड़ से अवशोषित करके तने से होते हुए बेटा अलग अलग हिस्सों तक के पहुंचते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो ये थी कहानी कि पेड़ पौधों के अंदर किस तरीके से परिवहन हो सकता है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें पेड़ पौधों को मदद करती है परिवहन करने के लिए। जैसे कि भाई मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है। तो आपको बता दो बेटा जड़ों के अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मूल बोलते हैं इनको हम लोग, है ना। तो पेड़ पौधों की जड़ों में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जड़ों में बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं जिनसे पानी, खनिज और आप लोगों ने सुना होगा वायु भी पेड़ पौधों की जरूरी होती है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि पेड़ पौधों की जड़ों को वायु की भी आवश्यकता होती है। तो बेसिकली मिट्टी में घुली हुई वायु, खनिज लवण और पानी को
इनकी जड़ें अवशोषित करती है। और वो किस तरीके से अवशोषित करती है बेटा? जड़ों के अंदर बहुत ही पतले पतले से रोम होते हैं। रोम यानी कि बहुत ही छोटे छोटे, जैसे आप लोगों ने देखा है ना अपने बाल कैसे होते हैं, हमारे हाथों में रोम पाए जाते हैं। रोम कैसे होते हैं? छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे के, जो कुछ इस तरीके से होते हैं, पॉइंट आउट। जैसे कि मान लो ये जड़ है तो बहुत ही छोटे छोटे से इस तरीके से बहुत पतले पतले से छिद्र होते हैं, और ये बेटा इस तरीके से पूरी जड़ में फैले हुए होते हैं। और यही तो क्या करते हैं, पानी को, खाने को, भोजन को, सब कुछ क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं मिट्टी में से। और मिट्टी में से जब जितना भी खनिज है वो अवशोषित हो जाता है बेटा, तो बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती है। आप लोग देख सकते हो एकदम लाइन जैसी, बहुत पतली पतली सी होती है। आपके बालों को भी मैं अगर मैं काट लूं ना बेटा, अगर मैं आपके बालों के भी ऐसे खड़े खड़े छोटे छोटे हिस्से करूं, तो आपके बालों के भी बेटा बहुत छोटे हिस्से करने के बाद पतली पतली नलिकाएं बनती है, जिसे हम केशिका बोलते हैं। उनसे क्या होती है, कैपिलरीज उनको अंग्रेजी में बोलते हैं। उनके माध्यम से ये पूरे पेड़ पौधों में ऊपर तक जाती है, यानी कि इनकी पत्तियों में अवशोषित हो जाती है। तो बेटा पत्तियों तक जाती है, पत्तियों तक पूरा जल जाता है, खनिज जाता है, और पत्तियों में आपको पता है भोजन का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया चलते जाती है। लेकिन किस तरीके से यह पानी और खनिज बेटा जड़ों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचते हैं, आइए जानते हैं। पौधों की जड़ें भूमि में उपस्थित मिट्टी से जल खनिज अवशोषित करते हैं, फिर इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जहां पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाती है। इस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि सभी अंगों को पोषण मिल सके। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और हमारा पूरा खाना हमारे पेट में जमा होता है, और हमारे पेट में जमा होने के बाद पचता है, और पचने के बाद शरीर के हर एक हिस्से में, सर से लेकर के पैर तक के हर एक हिस्से में खून के माध्यम से पहुंच जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में खून के माध्यम से नहीं पहुंचता, वो पहुंचता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो बेटा आप लोग सभी समझ गए होंगे कि ये जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती है, जो जड़ पानी अवशोषित करती है, उसे पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम है। तो बेसिकली पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम का प्रयोग करते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, आइए नजर घुमाते हैं। तो बेटा जैसे कि मैं बात कर रही हूं कि हमारे पास में पादपों में पदार्थों का परिवहन, तो बेसिकली यहाँ से जो भी चीजें अवशोषित होती है जड़ों के माध्यम से, तने के माध्यम से होते हुए बेटा पूरे पौधे के हिस्से में पहुंचती है, और जो भी पेड़ पौधों के बेटा पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर क्या है, पत्तियों का, पत्तियां क्या करती है, भोजन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। पत्तियों को हम लोग भोजन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो भोजन है उसको बनाने के बाद यह बेटा शरीर के अन्य हिस्सों तक के क्या करती है, भोजन को भेजती है, भोजन को भेजती है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे पोषण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जल और खनिज का परिवहन। यानी कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज का अवशोषण होता है। हम सभी जानते हैं कि जड़ से ही पानी में घुल करके सभी चीज अवशोषित होती है। जड़ों या मूलों में मूल रोम पाए जाते हैं। मैंने बोला बेटा इनके हम लोग मूल रोम बोलते हैं। जड़ों में बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, बहुत पतले पतले बेटा, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे तुम्हारी त्वचा में पाए जाते हैं। तुमने सुना होगा कि तुम्हारे स्किन के अंदर बहुत ही पतले पतले बारीक बारीक छेद है, वही की बात कर रहे हैं। ये मृदा कणों के बीच उपस्थित, यानी मिट्टी के बीच में जो पानी होता है, जो खनिज होता है, उनके संपर्क में होते हैं, और मूल रोम जल में घुले हुए पोषक तत्व और पानी के अवशोषण के लिए मूल के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था हमारी आंतों के अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं। किसी को याद आया, पाचन तंत्र हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के अंदर बहुत ही पतले पतले दीर्घ रोम पाए जाते हैं, उंगलियों की आकृति के जैसे। वो क्या कर देते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषण हो सके। और जल के अवशोषण के लिए मूल के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से पानी पोषक पदार्थों का अवशोषण हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जल और खनिजों का अवशोषण। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भोजन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संवहन ऊतक। अब ये क्या होते हैं,
ऊतक को कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी भी सजीव में किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। ऊतक जो किसी पादप में जल एवं खनिज पदार्थों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक लेके जाते हैं, उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। ऊतक का बेटा मतलब होता है, ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ऊतक क्या होते हैं पहले बता देती हूँ आप लोगों को। ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह यानी कि बेटा फिर कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। यानी मान लो आपका शरीर है, तो शरीर के अंदर इसको एक घर के उदाहरण से समझते हैं। घर का उदाहरण समझना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो आप एक इंसान की कल्पना घर के माध्यम से करो। जो आप लोग एक घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती, जैसे कि ईंट है ना, क्रॉन्कीट है ना, और आपको चाहिए होता है नींव बनाने के लिए पत्थर, बहुत सारी चीजें। तो आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं, तो बेटा ईंटों को जोड़ जोड़कर हम लोग कॉलम खड़े करते हैं, है ना। कॉलम खड़े करते हैं, हम लोग दीवार बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग ईंटों को जोड़ के दीवार बनाते हैं, और दीवार बनाने के बाद हम फिर उसके ऊपर छत डालते हैं और पूरा घर बन जाता है। तो समझो जो आप लोगों ने दीवार बनाई वो एक ऊतक के जैसे है किसी भी शरीर में, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, चाहे किसी जानवर का हो, किसी भी बहुकोशिकीय जानवर के लिए जो मैंने दीवार की बात करी, वैसे ही बेटा ऊतक होते हैं बहुत सारे, और वो मिलकर जुड़ के किसी के भी शरीर का निर्माण करते हैं। सेम टू सेम अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा यहाँ पर जो कोशिका होती है वो ईंट के समान है। वो ईंट जिसको जोड़ कर घर बनाया गया है, उसी से कंपेयर करो हमारे कोशिका को जोड़ के पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये होता है किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों में, किसी भी जानवर में, किसी भी सजीव में जिसके पास में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, वह बेटा क्या होता है आप लोगों का मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिला करके क्या होता है, किसी का भी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही बात है कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं शरीर में, है ना। और ये ऊतक अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे आपके स्किन के लिए ऊतक अलग होते हैं, आपके फेफड़ों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, आपके शरीर में अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग प्रकार का ग्रुप होता है इनका। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संवहनी ऊतक। संवहन ऊतक यानी कि संवहन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आना या जाना। तो संवहनीय ऊतक मतलब कि ऐसे ऊतक जो किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आने जाने में मदद करते हो। तो बेसिकली किसी भी पादप में जल एवं खनिज पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो लेते जाते हैं, वापस लेकर आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संवहनीय ऊतक कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनीय ऊतक कहते हैं। अब ये पौधों में दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में मैं आपको बताई थी ना कि जैसे हमारे शरीर में खून होता है, तो भाई हमारे यहाँ पे बेटा शरीर में खून होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर में खून एक माध्यम है जिससे पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें होते हैं संवहनीय ऊतक। संवहन ऊतक वही मदद करते हैं पौधों में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने में, जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फॉर जल, ज फॉर जल, और फॉर फूड। फूड मतलब कि खाना या भोजन। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जाइलम जल का ट्रांसफर करता है और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसफर करता है। ज फॉर जाइलम, फ फॉर फूड यानी कि फ्लोएम यानी खाना। चलो अब इनको डिटेल में समझते हैं। जाइलम बेसिकली बेटा किसी भी पेड़ पौधों के सेंटर में पाया जाता है, सेंटर में यानी कि बीच में। ठीक है, तो ये जो आप थोड़ी सी नेट जैसी आकृति देख रहे होंगे, तो अगर किसी पेड़ पौधे को अगर हम लोग उसके तने को काट लेते हैं बेटा, तो उसका जो तना होता है कुछ इस प्रकार से कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ऊपरी हिस्सा जो होता है बेटा वो होती है कठोर छाल या मृत छाल।
ऊपर होती है बेटा मृत छाल। आप लोगों ने देखी होगी जो छाल होती है किसी भी पेड़ पौधों की, तो ऊपरी वाला जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसमें पपड़ी पपड़ी निकल रही होती है, जो ब्राउन कलर की होती है, उसे कहते हैं ऊपरी छाल, जो कि एक डेड सेल्स है, वो मृत होती है किसी भी पेड़ पौधों की शाखाएं, ठीक है, मतलब वो किसी भी पेड़ पौधों की मृत ऊतक होते हैं, मृत कोशिकाएं होती है। फिर उसके बाद में बेटा आता है 2-3 लेयर बाद आपके पास में आती है जीवित छाल। जीवित छाल जो होती है इनमें क्या होता है, सेंस होता है, सेंसेशन होता है, ये लोग फील कर सकते हैं अंदर वाले। फिर आता है बेटा सबसे अंदर, और ये है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप देख सकते हो कि ये जो आप आकृति देख रहे हो लाल रंग की, ये आपका जाइलम हो गया, और अंदर जो येलो कलर का आप लोग देख रहे हो बेटा, ये येलो येलो सा, ये कहलाता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये किसी भी वृक्ष की काट है, वृक्ष को आप लोगों ने काटा और उसको गौर से देखना कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो जाइलम जैसा कि इसके नाम से ही हम लोग जान सकते हैं, यह क्या है बेटा, ये ऊतक पौधों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अतः पौधों के मूलों द्वारा अवशोषित जल पोषक तत्वों का परिवहन जिस संवहन ऊतक के द्वारा होता है उसे हम लोग जाइलम, जिसका अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में बोलते हैं दारू। जाइलम ऊतक पौधों में नलियों के जाल के तरह मूल से लेकर के तनों, शाखाओं, पत्तियों तक के फैला होता है और सभी भागों तक के जल और पोषक पदार्थों तक पहुंचता है। बेसिकली जो जाइलम है वह किसी भी वृक्ष के लिए, किसी भी वृक्ष में बेटा हर जगह पाया जाता है ताकि जल का, खनिजों का परिवहन हो सके। और जो फ्लोएम होता है वह ऊतक, आप भी इसको इसके नाम से जान सकते हैं कि यह फूड यानी कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। और यह पादपों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती है, और पौधों के सभी अंगों तक जिस संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो भाई ये थी हमारी कहानी, पेड़ पौधों में किस तरीके से परिवहन होता है। हर कोई हिस्सा अपना अपना काम करता है। संवहन ऊतक जो है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेड़ पौधे के हिस्से जैसे कि पत्तियां भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जड़ें पानी के अवशोषण, खनिज के अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं, जाइलम पानी को एक जगह से पेड़ पौधों के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ों तक या बेटा अन्य शाखाओं तक के पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से हर कोई पार्ट अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वैसे ही हम लोगों ने मनुष्यों में देखा, मनुष्यों में परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, दो बहुत फेमस तंत्र है जो कि परिवहन करते हैं। तो इस तरीके से यह चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप गाइस आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, जो कि है पेड़ पौधों में किस तरीके का जनन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर।